एक पल की खामोशी। ये जो शब्द आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक भाई की आवाज़ है। और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें एक भयानक सच के बिल्कुल बीच में ले जाके खड़ा कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का पहला हिस्सा, एक लिंचिंग और एक झूठ। ये सब एक अकेली घटना से शुरू हुआ, पर आप देखेंगे कि कैसे ये एक बहुत बड़ी और कहीं ज्यादा उलझी हुई सच्चाई का दरवाजा खोलता है। तो हुआ क्या था? 18 दिसंबर 2025, दीपू चंद्र दास, सिर्फ 27 साल का एक फैक्ट्री वर्कर, उसे एक भीड़ ने बेरहमी से मार डाला और उसके शरीर को आग लगा दी। शुरू में जो वजह सामने आई वो थी ईश निंदा, मतलब धर्म का अपमान। सीधी, सरल और उतनी ही भयानक खबर। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। स्क्रीन पर देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ है वो दावा जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला कि दीपू ने धर्म का अपमान किया था, और दूसरी तरफ है पुलिस की जांच जो कहती है नहीं, ईशनिंदा का तो कोई सबूत ही नहीं मिला, असल वजह तो फैक्ट्री का कोई झगड़ा था। तो ये दो सच, एक अफवाह और एक जांच, हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और वो सवाल ये है कि अगर मामला धर्म के अपमान का था ही नहीं, तो फिर फैक्ट्री का एक मामूली सा झगड़ा एक सरेआम हत्या में कैसे बदल गया? मतलब ऐसा क्या हुआ? और इसका जवाब, जैसा हम देखेंगे, किसी एक इंसान या एक घटना में नहीं है। इसका जवाब पूरे सिस्टम में छिपा हुआ है। तो चलिए अब इस एक घटना से जरा ऊपर उठते हैं और उस बड़े माहौल को देखते हैं, वो सामाजिक और राजनीतिक हालात जिसने इस तरह की भयानक हिंसा को होने दिया। देखिए, अगस्त 2024 में बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। जब ऐसा होता है, जब सत्ता हिलती है, तो एक पावर वैक्यूम, मतलब एक खालीपन बन जाता है। और जैसा कि रिसर्च बताती है, इसी खालीपन का फायदा भीड़ ने उठाया। पूरा देश मानो भीड़ के हवाले हो गया और इसके नतीजे बहुत भयानक थे। अच्छा, एक शब्द बार बार आएगा, मॉब जस्टिस। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये है क्या? मॉब जस्टिस, या कहिए भीड़ का न्याय, ये वो स्थिति है जब कोई भीड़ बिना किसी सुनवाई, बिना किसी कानून के खुद ही सजा देने लगती है। सड़क पर ही अदालत लगती है और वहीं फैसला हो जाता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। आंकड़े देखिए, ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ भीड़ की हिंसा तेजी से बढ़ी और दूसरी तरफ पुलिस पर लोगों का भरोसा गिरकर सिर्फ 28% रह गया। सोचिए, 100 में से सिर्फ 28 लोग पुलिस पर भरोसा करते हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस हिंसा का निशाना कौन बन रहा था? गैर मुस्लिम और छात्र। तो सवाल यह है कि जमीन पर जो तनाव था उसमें आग किसने लगाई? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इसे एक बड़े धमाके में बदल दिया? वो चिंगारी थी डिजिटल। फेसबुक, टिकटॉक, टेलीग्राम, ये प्लेटफॉर्म्स हम सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही वो जगहें हैं जो इस मामले में आग फैलाने वाले एक्सेलरेटर बन गए। पता है क्यों? क्योंकि इनके एल्गोरिदम्स गुस्से को इनाम देते हैं। जो बात जितनी भड़काऊ होती है, वो उतनी ही तेजी से फैलती है, किसी भी सच या सरकारी बयान से कहीं ज्यादा तेजी से। ये पूरा एक लूप है, एक चक्र है। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए होता क्या है। पहले एक अफवाह ऑनलाइन पोस्ट होती है, फिर एल्गोरिदम उसे उठाते हैं और फैलाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते शेयर्स और हैशटैग्स के जरिए एक मॉरल पैनिक, यानी एक तरह की नैतिक दहशत फैल जाती है। और फिर सबसे खतरनाक स्टेप, ये ऑनलाइन गुस्सा असल दुनिया की सड़कों पर हिंसा बनकर उतर आता है और अक्सर जानलेवा होता है। और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। करीब 65%, मतलब 2/3 से ज्यादा मॉब एक्शन की शुरुआत ऑनलाइन हुई। सोचिए, भीड़ को उकसाने का काम सड़कों पर नहीं बल्कि हमारे फोन की स्क्रीन पर हो रहा था। यह दिखाता है कि डिजिटल आग कितनी तेजी से फैल सकती है। अब इस पूरी कहानी में एक और बड़ा किरदार है, एक पॉलिटिकल डेटोनेटर। माहौल तो पहले से ही खराब था, लेकिन एक घटना ने जैसे बारूद में आग लगा दी। ये थी एक राजनीतिक हत्या। दीपू दास के लिंचिंग से ठीक 6 दिन पहले 12 दिसंबर को शरीफ उस्मान हादी नाम के एक पॉलिटिकल फिगर की हत्या हो गई। इस हत्या ने पूरे देश में जैसे एक शॉक वेव भेज दी और कुछ लोगों के लिए ये अशांति फैलाने और खासकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का एक बहाना बन गई। तो सवाल यह है कि आखिर ये शरीफ उस्मान हादी थे कौन? यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं।
एक तरफ इंटरनेशनल मीडिया उन्हें एक प्रो डेमोक्रेसी स्टूडेंट लीडर के तौर पर दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ आईएसएसएफ का एक एनालिसिस उन्हें एक गरम मिजाज, भारत विरोधी विचारधारा वाला कट्टरपंथी बताता है। सच जो भी हो, उनकी पहचान को लेकर ये जो बहस थी, इसने समाज को और भी ज्यादा बांटने का काम किया। तो अब तक हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग देखा, राजनीतिक माहौल, डिजिटल अफवाहें, एक हत्या। अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि इन सब ने मिलकर दीपू दास के लिंचिंग जैसा भयानक मंजर कैसे तैयार किया। ये मॉडल जो आप देख रहे हैं, ये असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। ये दिखाता है कि ये सब कैसे हुआ। देखिए, बाईं तरफ हैं बुनियादी वजहें, जैसे राजनीतिक अस्थिरता, डिजिटल अफवाहें और कमजोर संस्थाएं। इन सब ने मिलकर बीच वाले हालात पैदा किए, जैसे समाज का बट जाना, एक दूसरे पर शक करना। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? दाईं तरफ देखिए, हिंसा और व्यवस्था का पूरी तरह से ढह जाना, एक परफेक्ट स्टॉर्म। और इस टूटे हुए सिस्टम की कीमत क्या थी? 128 जाने। अगस्त 2024 के बाद के कुछ ही महीनों में भीड़ ने 128 लोगों को मार डाला। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 128 जिंदगियां हैं। और जब इतनी जानें जा रही थीं, तो लोगों का कानून पर से भरोसा भी खत्म हो रहा था। सिर्फ 28% लोग पुलिस पर भरोसा करते थे। मतलब 10 में से 7 लोगों को ये यकीन ही नहीं था कि पुलिस उन्हें न्याय दिला पाएगी। ये दिखाता है कि विश्वास का संकट कितना गहरा था। तो अब हम वापस दीपू चंद्र दास पर आते हैं, जहां से ये सब शुरू हुआ था। उनकी मौत कोई अकेली घटना नहीं थी। वो एक ऐसे माहौल का शिकार बने जहां एक छोटी सी चिंगारी, मतलब एक फैक्ट्री का विवाद, डिजिटल गुस्से और राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से एक जानलेवा आग में बदल गया। दीपू इस पूरे नेशनल ब्रेकडाउन का सिर्फ एक चेहरा था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, जब न्याय का सिस्टम फेल हो जाए और हमारे फोन के एल्गोरिदम हमारे गुस्से को हवा देने लगे, तो उस दुनिया में कौन महफूज है?